अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, उसने ये कहा था कि ये बाकी स्टूडेंट्स के भी काम आए शायद। तो बच्चे ने लिखा तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सुनाऊं क्या? इंग्लिश में सुनाऊं? अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज अली परवेज, आई वाज योर स्टूडेंट इन कैफ 3 इन लास्ट अटेम्प्ट। हैं? समझ नहीं आई। अच्छा, in recent attempt I appeared in cap 3 exam. There was only one question in exam which I solved complete and accurate. Only one. I read first 5 questions of CMA paper but I had no idea how to solve them. अब उसको लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो उसने आगे लिखा हुआ है कि मीन मुझे जो है वो मतलब आपको नहीं आती। अरे नहीं, वो मतलब बच्चा बात समझाना चाह रहा था, तो उसने ब्रैकेट में लिख दिया मीन के मुझे वो 50-50 आते थे। वेरिएंस एनालिसिस में क्या नहीं किया, वेरिएंस एनालिसिस एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसने किया नहीं था, तो वो भी नहीं आता था। प्रोसेस कॉस्टिंग भी पेपर के प्रेशर की वजह से पता नहीं कहां से गलत हो गया। बट आई गैदर माई करेज इन एग्जाम एंड सॉल्व देम बाय टेकिंग असम्पशंस। अब आगे उर्दू में लिखा है, सर नासिर की बात याद आई कि पेपर आए ना आए, पेपर में हाथ पैर मारते रहना, जो जैसे हल करना है बस। लिटरली अरे भी चल रहा है। देखिए, मतलब बच्चे ने जो मुझे मैसेज लिखा और ये कहा है कि बाकियों के काम का है, तो मोटिवेशनल बात है। आई लिटरली इन फर्स्ट 10 मिनट्स माय हार्ट वाज सेइंग दैट आई शुड लीव द एग्जामिनेशन हॉल नाउ and will appear in next attempt. But I recited some verses and Durud Sharif, recalled the face of my father and mother who are waiting for my success and getting old, and started my exam with full motivation. जो जितना आता था मैं सॉल्व किया, जो नहीं आता था assumptions लेके सॉल्व किया, and due to shortage of time I didn't even touch 2 questions at all. I still remember that when I returned from examination hall I was very disappointed and disheartened because I couldn't perform well in exam. I gave my 100% in preparation and also in exam, but exam was relatively very tough. I was very sad at the moment. Very next day I had CAF 7 एग्जाम। मोटिवेशन बात वही ऊपर ही थी जो उसने कर दी। उसके बाद उसको बता रहा है कि ये CAF 7 कम नहीं लो है, नहीं MFA पे CAF 6 है, कम नहीं लो। I was too much disappointed that I didn't want to appear in exam. लेकिन वो एक सर हैं मतलब अमीर, उनके वॉइस नोट थे ग्रुप्स में, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया हुआ था, तो उसने कहा जी मैंने पेपर बहरहाल दे दिया जाके, और अब जब रिजल्ट आया तो मैं पास हूँ, और आगे मुझे वो जपियां पारियां कर रहा है। और थैंक यू सो मच। और कह रहे जी आई होप दिस थिंग विल हेल्प स्टूडेंट्स। तो ये तो मैंने उससे कहा था ठीक है मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा, लेकिन मेन बात ये है कि पेपर में बैठ के ना बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है। तो ये तो मैं खैर आखिरी क्लास में नसीहतों में बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ बताता भी रहता हूँ, आपको किसी फिगर किसी एडजस्टमेंट में मसला है तो वहां पर सवाल ना छोड़ दें, कुछ अज्यूम करके सवाल को आगे बढ़ाएं। जैसे अगर चलो वैसे तो कॉस्ट की क्लास है, लेकिन FR1 की बात करता हूं, अगर आपसे प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो रही तो वहीं पर ना छोड़ दें, जैसे तैसे कॉस्ट कैलकुलेट करें, सवाल को आगे बढ़ाएं, उस गलत कॉस्ट के साथ आगे जो भी सही रिवेलेशन की होगी उसके मिलेंगे नंबर। टीए इसको नहीं मैनेज कर पाता, वो अलग मसला है, लेकिन एग्जाम आई कैप पे जो है वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेंगे। तो इसलिए अगर किसी फिगर में मसला हो तो उस पेपर और सवाल छोड़ने की बजाय हाथ पैर चलाते रहने। अब देखें वो बच्चा मायूस कि मैं उठने लगा एग्जाम हॉल से, लेकिन उस दिन भी एक स्टूडेंट मिली यहाँ पर, वो मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूँ कि आखिर में कि, और हर सेशन में कहीं ना कहीं होता है ऐसे, मुझे कोई ना कोई स्टूडेंट आके बता रहा होता है कि मैं कहता हूँ आखिर में कि अगर, बल्कि आखिर में कहता हूँ तो आपको आखिर में कहूंगा, रहने दें। नहीं आखिर में नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। जॉब कॉस्टिंग खत्म, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, और एक होता है मेरी बुक में है लेकिन वो काट दीजिएगा क्योंकि आई कैप की बुक में पहले होता था, इन्होंने फिर बुक से निकाल दिया था, लेकिन इसके कुछ सवाल बुक में रह गए थे, तो फिर ये अभी 2 महीने पहले जो एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस आती रहती है उसमें उन्होंने क्लियरली फिर वो सवाल भी निकाल लिए, तो ये नहीं है। ये आई कैप की पुरानी बुक में था, फिर बुक से आई कैप ने बुक रिवाइज की तो निकाल दिया, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसके कुछ क्वेश्चन रह गए, और फिर अब रिसेंट गाइडेंस 2 महीने पहले आई थी उसमें उनको भी उसने कहा जी निकाल दिए, नहीं है। तो मेरी बुक में चूंकि पहले प्रिंट हो चुका था तो ये काट दीजिएगा।
इंटीग्रेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ना एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में ये होता है कि डेटाबेस एक है, यानी ये सॉफ्टवेयर होता है सारा, और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सब अलग अलग हैं। सेल ऑफिस वाला अपनी जगह पर एंट्रीज कर रहा होगा, और एंट्रीज भी जरूरी नहीं डेबिट क्रेडिट कर रहा हो। जब कस्टमर को चीज बेचेगा उसने अपने पास उस बेचने का बिल एंटर कर लिया, अब वो सारा सिस्टम कनेक्टेड है डेटाबेस में, खुद ही डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो फैक्ट्री में बैठा हुआ है अकाउंटेंट भी क्या, रॉ मटेरियल स्टोर वाला, वो मटेरियल इशू करेगा अपने पास सॉफ्टवेयर में, जो भी उसके पास विंडो खुल रही है उसमें एंटर करेगा, पीछे सिस्टम में सब कनेक्टेड है, खुद ब खुद इन्वेंटरी डेबिट क्रेडिट हो जाएगी। कोई कैश में बैठा हुआ है, वो जो भी कैश पे रिसीव कर रहा है वो अपने पास बने हुए सिस्टम में एंट्री कर रहा है। तो हर जगह पर जहां जहां भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, कहीं ना कहीं डाटा एंट्री वाला बैठा हुआ है, उन सब की ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड पीछे एक ही सिस्टम है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जब एटीएम से पैसे निकालते हैं तो अकाउंट में जितने पैसे से निकाल लिए, फॉरन एटीएम से पैसे और निकाल लें, क्योंकि वो तो सुबह आएंगे तो एंट्रियां करेंगे, उनको क्या पता है? नहीं चेक तो किया होगा कभी किसी ने? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारा सिस्टम कनेक्टेड है, जहां जहां भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी सारा डेटाबेस सेम है, और वो सारा ट्रांजैक्शंस फॉरन अपडेट होती जा रही हैं। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस सब, चाहे वो ऑफिस है चाहे वो फैक्ट्री है, परचेज वाला बैठा अपने पास एंट्रियां कर रहा है, जो जो रेलिवेंट जगह जो जो ट्रांजैक्शन कर रही है वो अपने कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जिस भी तरह का बिल एंटर करना है वो सब कनेक्टेड है, डेबिट क्रेडिट खुद ही पोस्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स जो अभी पढ़ाया था वो यही था। पेज चैप्टर का दूसरा देखें, ऊपर हेडिंग क्या लिखी है मैंने? हाँ, तो ये हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया। इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग चैप्टर के दूसरे पेज पे ये है और उससे अगले पेज पे ये है, लेकिन वो पेज नहीं पलटना भाई, चुप चुप के भी नहीं पलटना, वापस करें, वापस वापस वापस। वापस इंटीग्रेटेड वाला पेज खोले सामने। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये होता है कि जिसमें सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ना दो टुकड़ों में तोड़ा होता है। एक फैक्ट्री की बुक्स होती हैं और एक हेड ऑफिस की बुक्स होती हैं। ये हॉ बुक्स नहीं लिखा हुआ है, हेड ऑफिस। फैक्ट्री की बुक्स हैं और हेड ऑफिस की बुक्स हैं। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है जनरल लेजर और इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है फैक्ट्री लेजर। यानी पूरा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो दो जगह पर तोड़े हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस फैक्ट्री में रिकॉर्ड होनी है, कुछ हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होनी है।
फैक्ट्री के लेजर में ना, फैक्ट्री की बुक्स में सिर्फ जो अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं तीनों इन्वेंट्री वाले, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और वो दोनों कंट्रोल वाले, वेजेस कंट्रोल और एफओएच कंट्रोल। ये तीन नाम, ये तीन इन्वेंट्री वाले और ये दो कंट्रोल वाले, सिर्फ ये 5 अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं यहां पर। यानी यहां पर जो बुक्स बन रही हैं उनमें डेबिट क्रेडिट सिर्फ इन 5 वाला है जो यहां रिकॉर्ड होगा, और जो हेड ऑफिस में बुक्स बन रही हैं उसमें बाकी सारे। जैसे अगर रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन इस बुक में सिर्फ रॉ मटेरियल डेबिट होगा बस, कैश क्रेडिट इधर नहीं होना, वो होना है इधर क्रेडिट। तो डेबिट उधर रह गया, क्रेडिट इधर रह गया, है ये दोनों डबल एंट्री बुक्स। तो अब जो उनका डेबिट क्रेडिट इधर उधर गिर गया, एक जीएल कंट्रोल अकाउंट नामी अकाउंट बनेगा, और ये फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट नामी अकाउंट बना रहा होगा। कुछ समझ नहीं आया। इस बात का मतलब यह है कि एक फैक्ट्री की बुक्स होंगी, एक हॉ बुक्स होंगी, और ये कंपैरिजन में सिर्फ मैंने कॉलम बनाया, वरना ये अलग बुक्स हैं, ये अलग बुक्स हैं। अगर रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा तो एंट्री होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो यहां डेबिट होनी है, कैश यहां क्रेडिट नहीं हो सकता, वो इधर क्रेडिट होना। तो अब ये भी डबल एंट्री पूरी करनी है, ये भी पूरी करनी है। डेबिट तो यहां आ गया, क्रेडिट किधर है, तो वो जाके जनरल लेजर से पूछो भाई। क्रेडिट कैश हो गया, डेबिट होना था रॉ मटेरियल, वो तो यहां होता नहीं है, वो एफएल से पूछे जाके। ये मतलब है इस बात का कि दोनों बुक्स के अंदर एंट्रीज को बांट दिया। यहां पर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिनमें ये नाम इस्तेमाल होते हैं, और अगर बाकी नाम एंट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो यहां पर इस्तेमाल नहीं होते, तो एंट्री पूरी करने के लिए ये नाम आ जाता है। इन 5 के अलावा बाकी सारे नाम इधर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और अगर किसी एंट्री में एक नाम उधर वाला और एक इधर वाला आ जाए तो पूरी करने के लिए फैक्ट्री की बुक्स में जीएल कंट्रोल अकाउंट और हेड ऑफिस की बुक्स में एफएल कंट्रोल अकाउंट। ये एक मिसाल है, और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम ये करें कि ये जो चैप्टर में पेज 2 है जहां इंटीग्रेटेड है, वो ट्रांजैक्शंस पढ़ें, उसके सामने लिखी एंट्री पढ़ें, और पहले खुद सोचें कि उस एंट्री को अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करना होता तो फैक्ट्री बुक्स में क्या होता और हेड ऑफिस बुक्स में क्या होता, और जो सोचें फिर पेज पलट के अपना आंसर चेक कर लें। पहले आप इंटीग्रेटेड की एक एक एंट्री पढ़ें, पहले खुद सोचें। खुद सोचना है आपने कि इसको अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम फॉलो हो रहा होता तो फैक्ट्री की बुक्स में और हेड ऑफिस की बुक्स में क्या क्या कैसे रिकॉर्ड होता, और फिर जो सोचें उसको चेक कर लें पेज पलट के।
हाँ जी, आपको फारिग देख के लग रहा है कि आपने पढ़ लिए हैं और किसी एंट्री में कोई मसला नहीं है। किसमें बताएं? एडमिन सेलिंग तो ऑफिस के लोग ही होते हैं ना, तो वो तो वहीं पर होना है। लेकिन जो वेजेस कंट्रोल नामी शॉपर डेबिट होना था वो यहाँ नहीं, वो यहाँ होना है। इसलिए उसकी जो खाली जगह रहेगी वो यहाँ आ जाएगा। वेजेस कंट्रोल डेबिट आ गया। हाँ, एडमिन तो सिर्फ हेड ऑफिस में आना था। और किसी एंट्री में कोई परेशानी? चलें फिर एक आसान सा सवाल करते हैं, फिर घरों को जाते हैं। स्प्रिंग 11 एक सवाल होगा इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में आई कैप क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो इससे अगला पेज फुली इंटरलॉकिंग है, ये नहीं है, आप काट दें। और इसी तरह आई कैप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ये भी उसी का था, काट दें। आई कैप पास पेपर क्वेश्चन में जो पहला है ये भी फुली इंटरलॉकिंग का, ये रहने दें। दूसरा पढ़ लें, सेफायर लिमिटेड। स्प्रिंग 11 वाला सवाल पढ़ने में करता हूं। सवाल कहाँ है पढ़ने को? स्प्रिंग 11 सेफायर लिमिटेड। सवाल पढ़ने को कहा था, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? जॉब कॉस्ट। हाँ जी, हेड ऑफिस और फैक्ट्री की अलग अलग बुक्स हैं और रिक्वायरमेंट में भी उसने पूछा है कि फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर में एंट्रीज कर दें, तो इसलिए ये इस टॉपिक का सवाल है। इतना पुराना इसलिए है क्योंकि इसके बाद है ही नहीं कोई सवाल।
लेकिन इसी तरह से हिकारत की नजर से देखा करते थे बच्चे इन चैप्टर को, और लास्ट टाइम जॉब कॉस्टिंग से सवाल आया था, आसान था लेकिन बहरहाल सवाल तो था। एंट्रीज मांगी हैं और एंट्रीज तो वही हैं, बस दो हिस्सों में टूट रही हैं। फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर। बड़ी फिगर्स हैं तो 1000 कर लें, या छोटी छोटी फिगर्स हैं? बड़ी बड़ी फिगर्स। मटेरियल वाला सेट पहले, हाँ जी मटेरियल वाला सेट। परचेजेस का डाटा है, हाँ है टेबल के नीचे, मटेरियल्स परचेज्ड ऑन अकाउंट, इसका मतलब होता है उधार पे खरीदा। परचेज्ड ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे खरीदा, तो परचेजेस की इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा मटेरियल भी दो हैं, मटेरियल एक्स है मटेरियल वाई है, तो सोचें पूरी एंट्री लिखते हुए तोड़ के लिख लें। तो मटेरियल खरीदने की एंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और पेबल, तो मटेरियल यहां आना है, पेबल यहां आना है। रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई। एक्स कितना खरीदा? 1 लाख इंटू 25 और इंटू 35। नहीं भी तो वर्किंग है ना, हाँ जी 2500 5 टू, लेकिन यहाँ पेबल क्रेडिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कह देंगे जीएल कंट्रोल 7750, वो पेबल इधर आके क्रेडिट होगा 77, और इसका डेबिट एफएल कंट्रोल। ये परचेजेस हो गई रिकॉर्ड, और मटेरियल्स के सेट की एंट्री। मटेरियल इशू वो कहाँ है? टेबल में टॉप पे, ये 40,000 रुपए है, यूनिट्स हैं, और मटेरियल इशू की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल, तो ये दोनों यहाँ के हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल एक्स किस किस को इशू हुआ? ए को और सी को। कितना कितना इशू हुआ? 40,000 25 वाला है ये, और 10,000 ये भी 25 वाला है, 1000 250, और ये, और ऑफिस में, और मटेरियल वाई, वर्क इन प्रोसेस बी और वर्क इन प्रोसेस सी। ये मटेरियल इशू हो गया, पता नहीं गलत है बस 35। जी फिर किन में से कितने के थे वो? तो इन्हीं में से थे। मटेरियल की और बस लेबर वाला पोर्शन, कोई टैक्स वगैरह, तो फिर वो पेरोल रिकॉर्ड करने की भी एंट्री करेंगे।
हेड ऑफिस वालों ने जो टोटल अमाउंट बताई वो थी 3 मिलियन, जिनमें से 1 मिलियन एडमिन सेलिंग के लोग हैं और बाकी 2 मिलियन फैक्ट्री के। तो उस बाकी 2 मिलियन में होना था वेजेस कंट्रोल डेबिट, वो यहां आएगा। लेकिन एडमिन सेलिंग यहां नहीं आ सकता, वो यहां आना है। ये 3 मिलियन हो गया पूरा। इधर वेजेस कंट्रोल डेबिट होना था, नहीं कर सकते। फैक्ट्री लेजर कंट्रोल, पेरोल रिकॉर्ड करने की एंट्री में वेजेस कंट्रोल डेबिट, एडमिन सेलिंग ओवरहेड डेबिट, वेजेस कंट्रोल नहीं हो सकता था, वो वहां है, तो वो वहां चला गया और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल इधर आ गया। और बाकी पेएबल्स यहां रिकॉर्ड होने। टैक्स कितना? 3 मिलियन का। क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं। पेरोल वालों ने जो टोटल अमाउंट बनाई है वो 3 मिलियन है, आउट ऑफ विच 1 मिलियन सेलिंग एडमिन के लोग हैं, तो बाकी 2 मिलियन फैक्ट्री के होंगे। तो वो वेजेस कंट्रोल डेबिट होना था, लेकिन वेजेस कंट्रोल का नाम लिखना यहां बुरी बात है, उसको फैक्ट्री लेजर का नाम लिख दिया, क्योंकि वेजेस कंट्रोल का नाम इधर आना था, एडमिन सेलिंग का नाम इधर आना था। टैक्स पेएबल आ गया, और क्या कट होती है? कुछ भी नहीं, तो पेएबल टू एम्प्लॉइज आ गया। कितना? 2760। और इस एंट्री को पूरा करने के लिए जीएल कंट्रोल 2000। किधर? क्या एडमिन सेलिंग? एडमिन सेलिंग वालों ने फैक्ट्री में थोड़ी आना है। यहां पर हमें बस ये डेबिट चाहिए, बस, और कुछ नहीं करना। तो उसको पूरा करने के लिए क्रेडिट, ये थोड़ी कि सब नाम वहां लिखे लेकिन सबको जीएल 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 जीएल। यहां सिर्फ डेबिट वेजेस कंट्रोल चाहिए, बस, क्रेडिट खाली है, जीएल कंट्रोल। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, ये यहां पर 4 डेबिट क्रेडिट हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही चारों यहां भी आएंगे और वेजेस कंट्रोल का नाम यहां आ जाएगा, बाकी जीएल कंट्रोल जीएल कंट्रोल जीएल कंट्रोल, ऐसे नहीं होगा। वेजेस कंट्रोल यहां डेबिट किया बस, उसके अलावा जगह खाली है, तो जगह पूरी करने के लिए जीएल कंट्रोल लिख के 2000 क्रेडिट कर दिया। और लेबर की एंट्री, ये शॉपर खोलना है अब, तो इस शॉपर को खोलेंगे। शॉपर खोलना है, कहां कहां? वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी, और भी है कोई? कितना कितना? ये ऊपर टेबल में नजर आ रहे हैं जी। 6000 इंटू 75, बी 9000 इंटू 60, सी 15000 इंटू 65। ये कितना बना? 195। लेकिन शॉपर तो 2000 का है। बाकी कौन है? बाकी इनडायरेक्ट हैं, ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, सेकंड लाइन का एंड, आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब द बैलेंस अमाउंट वाज एट्रीब्यूटेड टू जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। यानी ये इनडायरेक्ट लेबर था। कितना बाकी? किस में से बाकी? ये शॉपर में से बाकी, 2000 में से बाकी 35 है जी। क्या हुआ? क्या पूछा है? पूछा कुछ? और इस के सामने यहां कुछ नहीं। पेरोल रिकॉर्ड, पेरोल चार्ज और पे कर देते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं सवाल में कहा कि अगले महीने पे करेंगे, तो बस फिर कर देते हैं पे।
लेबर FOH जाग रहे हैं? एक्चुअल FOH कितना है? एक्चुअल FOH 7 लाख। ये 4 लाख क्यों कहा? नहीं, वो तो कैश भी वहीं जाएगा। FOH कंट्रोल फैक्ट्री में आने वाली चीज है 7 लाख, लेकिन कैश यहां का नहीं, यहां का है। कितना? 3 लाख। और बाकी डेप्रिसिएशन है तो कैश कहां से आया? 7 लाख में से 4 लाख डेप्रिसिएशन है, तो बाकी फिर कैश है। FOH कंट्रोल वहां की चीज है, कैश और एक्यूमुलेटेड यहां की चीज है। अब ये जो जगह खाली रहेगी क्रेडिट की, GL कंट्रोल, और यहां डेबिट की जगह खाली है, FL कंट्रोल। ये एक्चुअल FOH आ गया। दूसरा काम FOH का, अप्लाई। वर्क इन प्रोसेस A, वर्क इन प्रोसेस B, वर्क इन प्रोसेस C और FOH कंट्रोल। कितना है FOH अप्लाइड? 25 पर डायरेक्ट लेबर आर। तो लेबर आर कितने? 6000 इंटू 25, 9000 इंटू 25 और 15000 इंटू 25। 150, 225, 375, 5 0। और इसमें से यहाँ कुछ भी नहीं है। एक्चुअल FOH, अप्लाइड FOH और अंडर ओवर अप्लाइड। कितना है अंडर ओवर अप्लाइड? 50 एक जज्बाती आंसर है। कैसे? ये भी है भाई, ये भी है, ये भी एक्चुअल FOH ही है। ये 35 भी एक्चुअल FOH है, प्लास्टिक का थोड़ी ये एक्चुअल FOH है। ये 35 डेबिट, ये 700 डेबिट, तो एक्चुअल FOH कितना हो गया? 735, अप्लाइड 750। तो 15 का ओवर अप्लाइड है, और ओवर अप्लाइड की एंट्री होती है FOH कंट्रोल डेबिट। और कहीं लिखा है कि कहां चार्ज करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल कितना आना है? यहां। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 15, और एंट्री पूरी करने के लिए यहां आ जाएगा GL कंट्रोल और यहां FL कंट्रोल। बस थोड़ा सा रह गया। FR2 वाले भी बैठे हुए ना? हाँ, बस अभी कुछ ही घंटे बाद मिलते हैं दोबारा। है नहीं भी FR2 कुछ देर बाद, सुबह सवेरे शार्प 8 बजे शार्प। अरे लिखा तो हुआ था यार 0.5। मैंने पूछ रहा हूँ कि अंडर ओवर कहाँ चार्ज करना है। हाँ तो लिखा तो हुआ है, मैंने कहीं नहीं लिखा। पॉइंट नंबर 1 से लेके 5 तक डन। पॉइंट 6, जॉब्स A एंड B वर कंप्लीटेड। तो जब कंप्लीटेड तो फिर कंप्लीटेड। थोड़ा सा रह गया।
थके तो नहीं ना? यार जवान बच्चे हैं आप हैं? मुझे सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? पता नहीं क्या कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, जॉब्स ए और बी हो गए कंप्लीट। तो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस ये दोनों फैक्ट्री की चीजें हैं। फिनिश गुड्स ए, फिनिश गुड्स बी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। कितने से? जहां जहां वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट है ऐड कर लें। एक मटेरियल में था, लेबर में है और एफएच में। वर्क इन प्रोसेस ए जहां जहां डेबिट हुआ है ऐड कर लें, वर्क इन प्रोसेस बी जहां जहां डेबिट हुआ है ऐड कर लें। 1600 33 जॉब ए बेच दिया 2 मिलियन रुपए का और कस्टमर ने कहा है कि मैं 2% डिस्काउंट लूंगा अगर जल्दी पैसे लेने हैं तो ठीक है दे दे पैसे। अब इसमें ये बात भी अज्यूम कर सकते हैं कि कस्टमर ने अभी पैसे दिए नहीं है, एम लारे लगा रहा है, और ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि कस्टमर ने दे दिए पैसे, कस्टमर एग्री टू सेटल, तो दे दिए पैसे उसने। तो जब पैसे दे दिए तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कितने पैसे दिए? 2 मिलियन, 98%, 19। सेल्स की एंट्री ये और सेल्स की दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 1600 से। और यहां कॉस्ट ऑफ सेल का नाम लिखना मना है और यहां फिनिश गुड्स का नाम लिखना मना है। और लास्ट, अरे एक पॉइंट रहता है आपकी, कुछ और सेलिंग एडमिन खर्चे हैं 5 लाख के। हाँ जी, यहां पर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट है जी। वो सेल्स में से लेस हो गया। ले जी, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी खत्म और अगली क्लास में प्रोसेस रिज्यूम करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।